Right, so here we are now. Recording has started. थोड़ी सी एक बात बता दूं जो मैंने ऑलरेडी मौजूद स्टूडेंट्स को कही थी और जो वीडियो देखेंगे उनके लिए भी कि बच्चों कल आपकी एक क्लास होगी ऑल्दो इट्स लेबर डे बट लेट्स लेबर अ लिटिल बिट कल आपकी एक क्लास होगी और उसके बाद फॉर 4 days यू वोंट हैव अ क्लास फॉर A2 लेकिन जो कंपोजिट स्टूडेंट्स हैं AS के स्टूडेंट्स हैं और जो A2 के भी हैं उन्होंने AS देना है दे शुड अपीयर दिल बी just the finishing of guest paper. My own guest paper will come into play as well. और फिर हम एक मैराथन सेशन करेंगे जो ओवरऑल आपके सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चंस को टॉपिकल नज़र मारेगा उससे बहुत अच्छी तैयारी होती है एवरी डे विल हैव 2 hours विद अ बिट ऑफ अ ब्रेक एक क्लास फिर दूसरी तो उन 8 क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस विद टॉपिकल मैं करवाऊंगा और यही काम फिर A2 के लिए भी होगा क्लोजर टू द 19th. ऑल राइट जी लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ. पेपर मैंने निकाल लिए थे हमारा अक्टूबर नवंबर 25 का वेरिएंट अपने वाला विच आई बिलीव इज ईजियर और मोर सूटेड टू आवर स्टाइल ऑफ कोचिंग. तो जी देखिए रिसोर्सेज इन ब्राज़ील between 2000 and 2020 Brazil GDP measured in US dollars rose from $1.19 trillion to 1.89 trillion at constant prices. ये टर्म मैं कई बार रिवाइज करवा चुका हूँ. आई होप टुडे यू आंसर मी करेक्टली इफ द क्वेश्चन इज देयर. इन द सेम पीरियड जीडीपी पर हेड रोज फ्रॉम 6745 to 8204 dollars at constant prices again 2015. अच्छा जी. The strength of the Brazilian economy lies in the variety and quantity of its natural resources. For example, Brazil is one of the world's largest exporters of agricultural commodities, mainly soya and beef. There are also significant exports of minerals. Brazil is the second largest iron ore producer in the world and extracts 3.4% of the world's crude oil. तो थोड़ा सा उसने हमें ब्राज़ील की इकोनॉमी की ग्रोथ बताई है एट कांस्टेंट प्राइसेस विच यू शुड नो बाय नाउ व्हाट इट इज़. और ब्राज़ीलियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ किस बात में उनके पास वैरायटी है और क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सोया एंड बीफ फिर मिनरल्स लाइक ऑयल एंड आयरन ओर. World agricultural markets are dominated by four large commodity traders that buy and sell products such as grain and soya. They have grown through both horizontal integration and vertical integration. These traders only own many large farms. Sorry, these traders own many large farms. They process farm produce and transport it to trade on international markets. ठीक है. In addition to buying and selling, the traders provide seed and fertilizers to farmers and supply storage for their products. ये जो बड़े चार कमोडिटी ट्रेडर्स हैं ये ना सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को. लार्ज फार्म्स जो हैं वो फार्म प्रोड्यूस को प्रोसेस करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते हैं. बाइंग एंड सेलिंग के अलावा दूसरे ट्रेडर्स प्रोवाइड सीड एंड फर्टिलाइजर्स टू स्मॉल फार्मर्स और उन्हें एक किस्म का स्टोरेज फैसिलिटी भी देते हैं. ऑल राइट जी. तो उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी हाँ जी. दे यूज़ एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस आइटम्स लाइक बायोफ्यूल. ये कौन से भी बनता है मकई से भी और मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा होती है ना उसका बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं उसके फर्दर कुछ वेस्ट से भी चीज़ें बन रही होती हैं. सो दीज ट्रेडर्स ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू दीज मार्केट्स. तो इनका काम सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं है बहुत काम कर रहे हैं ये. Commodity traders are very important. Commodity means product, simple. Commodity traders are very important to the development of complex global food markets. Food prices, access to scarce resources such as land and water, climate change, and food security are all affected by the activity of traders. In Brazil, the output of 15,000 farmers is purchased by a single trader. इतने बड़े हैं वो जो चार टॉप वाले हैं. In Brazil, the development of agriculture, mining, and oil extraction all contribute to environmental degradation
Both agricultural and mining have been accompanied by deforestation of the Amazon rainforest. Access roads to mining areas also lead to deforestation. Wastewater from mining activities frequently stored in reservoirs behind dams, तो वो भी गंद मचाता है, slums पैदा होते हैं. On two occasions in the last 10 years, these dams failed to hold back the water. This led to widespread flooding, the discharge of pollutants such as mercury into rivers and deaths. तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा ज़रा सारा ही नज़र आ रहा है. मुझे बताएं ये कहाँ कहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, देखते जाएं. और ऑलरेडी बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चन हैव अ रफ आइडिया कि कहाँ से सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं. जी मेरे. मार्केट स्ट्रक्चर्स परफेक्ट. सबसे बड़ा इंटीग्रेशन की भी बात की, चार लार्ज फार्म. वो शायद पूछ ले आपसे किस किस्म का मार्केट स्ट्रक्चर है इन मार्केट्स में, यू नो. और फिर उसके अलावा जीडीपी की एक बात है, ये थोड़ा सा मैक्रो है. एंड पे मुझे बताएं ये क्लाइमेट चेंज और ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है. Market failures. So I think you guys have now got an idea what is what. So let's start जी. पहला क्वेश्चन वही, explain this. एक सेकेंड जी. I think LGS ये आपको आया था मॉक में. Am I right? मुझे ये अच्छी तरह याद है, मैंने चेक किया हुआ है पेपर कई दफ़ा. हसन, आप लोगों को ये अच्छा बच्चों ने दिया ही नहीं था. एक शामिर बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में ईमान थी, चंद बच्चे थे. सो एनीवेज जी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. नथिंग इन द डेटा, इट्स जनरल. माय एडवाइस, ऑलवेज डिफाइन जीडीपी फर्स्ट और फिर बताएं कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करने का मतलब क्या है. जी बताइए, शाबाश. ये मैं 3-4 बार करवा चुका हूँ. यस मेरे बच्चों. इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. ओके, ये होगी जीडीपी की डेफिनेशन, एक मार्क मिल गया. कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करने का मतलब क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. शाबाश. कांस्टेंट प्राइसेस मींस वी हैव एडजस्टेड जीडीपी to inflation, accounted for inflation, and now we've converted into real GDP. बेस शेयर प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करके. इसका फ़ायदा क्या है, इंटरनेशनल कंपैरिजन आसान हो जाते हैं, रियल वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लग जाती है. मैंने 5 मार्क्स के आंसर कर दिए. सब बच्चों को 100% क्लियर व्हाट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, उसको इस तरह करने का फ़ायदा क्या है. प्लीज़ डू नॉट स्टे शाय, आस्क मी. मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना रुक गया हूँ बिकॉज आई नोटिस कि बच्चे भाग जाते हैं क्लास से. दैट इज़ सो वियर्ड. आपको आ नहीं रहा और आप डर से भाग रहे हैं. सो यू नॉट इवन ट्राइंग. सो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछना रोक दिया है. सिर्फ मैं कहता हूँ, मुझे बता दे कोई बच्चा. आई वुड से आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए. नहीं आ रहा तो कहें जी नहीं आ रहा. व्हाट्स द शेम, वी लर्निंग. जी तो एक बार मैं खुद बता रहा हूँ दोबारा, बिकॉज अगेन नो वन विल एडमिट कि मुझे सही समझ नहीं आया. GDP is the money value of all final goods and services produced within the geographical boundaries of of a country over a year. इसको CI असल में पसंद करते हैं अगर आप लिखें. It's the value of output produced within the geographical boundaries of a country over a year. Constant prices measuring means we have adjusted GDP for inflation, accounted it for inflation यानी महंगाई का इफेक्ट इसमें से निकाल दिया, measured it at base share prices. Significance या importance is it makes international comparison easier. Also it tells us the real value of output instead of inflated यानी prices बढ़ने की वजह से लगा कि जी तरक्की हो रही है, नहीं, रियल में आउटपुट नहीं बढ़ रही थी. Everyone 100% clear on constant prices. सॉरी बेटे. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. सॉरी. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन भी जनरल है और बहुत इजी है. लेकिन जब मैंने
वो 8-10 बच्चों ने पेपर दिया था, उन्होंने इसमें बहुत गलतियाँ की थी, तो वो मौजूद है, ज़रा गौर से सुनिएगा। एलजीएस वाले, खैर, एक्सप्लेन वन पॉसिबल बेनिफिट ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड वन पॉसिबल बेनिफिट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। पहले बताएं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है क्या, और फिर उसका बेनिफिट जरा एक्सप्लेन सा कर दें। एनीवन जी। हम्म। कम वन की बजाय कुछ बेहतर वर्ड होना चाहिए यहाँ पे। मर्ज, मर्ज और वन बाइज आउट द अदर टेक्स ओवर। इंटीग्रेशन का मतलब है मर्जर या टेक ओवर, तो ये टर्म जरूरी थी। दोबारा बेटे, दोबारा बताओ, बहुत अच्छा बता रहे थे। रुक जाए आयशा, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। सो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट, बिकॉज मैं बच्चों को म्यूट किया होता है रिकॉर्डिंग में, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आई एम काइंड ऑफ reproducing Aisha's words. Horizontal integration refers to when two firms in the same industry and at the same stage of production, like car maker with another car maker, merge, or one takes over the other, buys out the other. This results in a gigantic firm being formed with an increased market share, greater market power, and possible economies of scale because they're operating at such a large scale. उनका रिस्क फेलियर का कम हो जाता है। सो एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आंसर था आयशा। बेटे ये क्वालिटी आंसर्स होते हैं, ऐसे बच्चे फिर अच्छा स्कोर करते हैं। अब कोई बॉय बताइए, बेनिफिट, सॉरी, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है और उसका बेनिफिट क्या। आप वर्टिकल फॉरवर्ड या बैकवर्ड कोई भी ले सकते हैं। अभी तक आपने वर्टिकल इंटीग्रेशन सही नहीं बताई। डिफरेंट स्टेज मानता हूँ, एग्जाम्पल दें कोई ना। Yes, at a stage of production before you, yani you buy out or merge with a current supplier or merge with a current retailer. अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, थोड़ा सा इसको बताना पड़ता है। तो ठीक है, when firms merge और one buys out the other in the same industry, ये भी आपने मिस किया, but at a different stage, either a stage behind like a supplier, यहीं पे मार्क्स आ जाएंगे, or a stage ahead like a retailer। ठीक हो गया, for a manufacturer। अब बेनिफिट बता दें शाहनवाज। ये जो बच्चा बता रहा था। सप्लाई चेन के ऊपर आपका बहुत कंट्रोल हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन, डेवलप करें। आयशा का आंसर सोचें आपने, उन्होंने कितना बोला था, मुझे उन्होंने चुप करवाना पड़ा था। प्लीज डेवलप करें आंसर को, नहीं सीआई आसानी से दूसरा मार्क देगा। मान लिया सप्लाई चेन है, शायद दे दें। थोड़ा सा और बात करें, इससे फायदा क्या हो रहा है। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, अपने रॉ मटेरियल्स एंड अश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स मिल रही है, या अश्योर्ड सेलिंग आउटलेट्स मिल रही हैं, यू गेटिंग क्लोजर टू द कंज्यूमर, आपको फर्स्ट हैंड फीडबैक मिल रही है। बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो भी करें उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। ये 4 मार्क्स में से एक भी लूज करना इज अ गुनाह मेरे हिसाब से फॉर एन इकोनॉमिक्स A2 स्टूडेंट। इट्स सच एन ईजी क्वेश्चन जो आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, बिजनेस में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हो, और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो। सो नो रीजन यू शुड मिस दीज मार्क्स। सो आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड विद फेज 5 के बच्चे। ठीक है। सम ऑफ देम वर ट्राइंग, बट वो आंसर 2 से ऊपर मार्क्स नहीं दिए, तो मैं बड़ी जनरस मार्किंग कर रहा था। सो क्लियर ऑन दिस नाउ, होपफुली द फर्स्ट 7 मार्क्स शुड बी इन योर बैग। डिस्क्राइब हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच इंडिविजुअल फार्मर्स ऑपरेट। यहाँ भी फेज 5 के बच्चों ने बहुत गलतियां की थी मेरे बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी सिर्फ हम एग्जाम्पल देते हैं कि एग्रीकल्चर होमोजेनस है तो उसके करीब की एक चीज़ है। अदरवाइज रियलिटी में मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो जस्ट मेक श्योर कि आप कभी भी
एक्सट्रैक्ट में दी हुई इंफॉर्मेशन, अनलेस वो खुद कहे कि जी मैं इमेजिनरी ये मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो आपने परफेक्ट कंपटीशन पिक नहीं करना। राइट जी, तो वो कहता है जी डिस्क्राइब, यानी इंफॉर्मेशन निकालो वहां से, प्रूव करो, साबित करो, अपने इकोनॉमिक नॉलेज लाओ, फीचर्स में लाओ उस मार्केट स्ट्रक्चर के, in which individual farmers operate, is likely to differ from comparison though from the market structure in which the commodity traders operate. कॉमनली बच्चा इतनी जल्दी में होता है कि मैं जी आंसर करूं और निकलूं यहां से कि वो क्वेश्चन की सेंस नहीं लेता। यहां टर्म है डिस्क्राइब, विच मीन्स एट लेंथ एक्सप्लेन करना है। फिर वो क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल फार्मर्स जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं वो डिफरेंट कैसे है फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें कमोडिटी ट्रेडर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन दोनों के कंपैरिजन डिफरेंशिएशन बतानी है, अदरवाइज यू विल स्कोर वेरी पुअरली इन दिस एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब जरा देखें यहां पे कहीं बताया हुआ है आप भी ढूंढे, मैं भी ढूंढ रहा हूं, जहां पे उसने 4 कमोडिटी ट्रेडर्स की बात की हुई है। यार सारे डेटा ही नजर आ रहे हैं, तो देखें, शाबाश, टेक योर टाइम। और फिर फार्मर्स देखें कितने हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे 4 लार्ज कमोडिटी ट्रेडर्स और फार्मर्स कितने हैं? एक लार्ज ट्रेडर 15,000 फार्मर्स का खरीद रहा है, तो हजारों में फार्मर्स हैं जी। अब मुझे बताएं, फार्मर्स आर लाइकली टू बी इन विच मार्केट स्ट्रक्चर? थैंक यू। अब अगर परफेक्ट का मैंने ना समझाया होता तो वही फेज 5 वाले रिजल्ट आते। मेजॉरिटी ऑफ यू पिक्ड परफेक्ट कंपटीशन, जबकि मैं बार बार बोलता था कि इट्स एन इमेजिनरी यूटोपियन मार्केट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल मार्केट, इन द रियल वर्ल्ड। तो फार्मर्स तो रियल है मेरे बच्चों, आपने क्यों ऐसा किया? क्या वो होमोजेनस प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं? उनमें भी डिफ्रेंसिएशन होती है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है, जिसकी वजह से हम एग्जाम्पल देते हैं। तो बी केयरफुल, नेवर पिक परफेक्ट कंपटीशन। शाबाश। वाई अब बताएं क्यों ये आपको लग रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है? thousands of farmers with very little market share, ठीक है ना? उसके अलावा बैरियर्स टू एंट्री की बात करें, हाँ बिल्कुल सही है। अब असूलन हमने क्या करना था, अब जरा कमोडिटी ट्रेडर्स की बात करते हैं, कितने हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं? 4। तो ये क्या बनती है, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर? ओलिगोपोली। वहां बच्चों ने मोनोपोली ले लिया, क्योंकि लिखा हुआ था कि एक ने 15,000 से खरीदा है। नहीं मेरे बच्चों, वो आपको साफ साफ बता रहा है डोमिनेटेड बाय 4 लार्ज कमोडिटी ट्रेडर्स, दिस इज एन ओलिगोपोली। सो पहला कंपैरिजन डिफरेंशिएशन, फार्मर्स seem to be in monopolistic competition due to large number of firms. Only one trader bought from 15,000 farmers, which suggests there are thousands of farmers. And in commodity market, commodity traders are only 4 large firms are dominating, which seems like an oligopoly market structure. उसके बाद जी बैरियर्स टू एंट्री मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बैरियर्स टू एंट्री आर लो और नॉन एग्जिस्टिंग, फार्मर्स बनना आसान सा काम है। जबकि कमोडिटी ट्रेडर्स में बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन सप्लाई चेन इनके काबू में है, तो देर आर ह्यूज बैरियर्स टू एंट्री। समझ रहे हो मेरे बच्चों? बेटे समझ आ रहा है सबको या कोई कंफ्यूजन? ओके, एक आप लोग खुद ढूंढें, 2 मैंने बता दिए, आप लोगों ने खुद भी बताए थे लेकिन मैंने डेवलप किए थे। अब थर्ड ढूंढें। प्राइस कंट्रोल किसका ज्यादा है? हैं तो दोनों ही प्राइस मेकर्स, लेकिन आपके ख्याल में प्राइस कंट्रोल किसका ज्यादा होगा?
ट्रेडर्स को प्राइस कंट्रोल पे ओलिगोपोली में ज़्यादा होता है, इनवर्ड एग्रीमेंट भी किए होते हैं समटाइम्स, or there are more price makers being large, whereas farmers will have very little control over the prices, often they're price takers, although ये monopolistic competition है, लेकिन जब गवर्नमेंट सेट कर देती है इंटरनेशनल मार्केट में एक प्राइस सेट हो जाती है, वो प्राइस टेकर बन जाते हैं. This should be good enough for your 6 marks. So always read the question, give it its due importance. अब बच्चे मुझे इतने मैसेज करते हैं, इवन टॉप किड्स, कि सर 6 मार्क्स वाले में क्या करना होता है बेटे, हर क्वेश्चन इसमें डिफरेंट होता है. अब यहाँ पे कोई कंक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं, कोई इवेल्युएटिव स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं, एनालिसिस था साफ साफ. तो डिस्क्राइब का वर्ड था ना, लास्ट वाले में इवेल्युएट का वर्ड है. यूज द आर्टिकल, आर्टिकल को इस्तेमाल करें, इवेल्युएट करें, दोनों साइड्स जज करें. इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ब्राजील. पहले तो हम अप टू 4 मार्क्स वाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में राइज ड्यू टू दीज, उन्होंने कुछ बताया हुआ है, उसको पिक करते हैं और अपनी जनरल इकोनॉमिक्स यूज करेंगे. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है. उसके बाद इनकी वजह से उसने बहुत ही मसले बताए हुए हैं, कई इन्वायरमेंट के बारे में बातें की हैं उसने. तो वेरी इजी, 4 मार्क्स ऑन द अदर साइड, मैक्सिमम आपको 7 देगा. कंक्लूड करना चाहें तो कर दें, लेकिन उसने सिर्फ वैल्यूएशन मांगा है, कंक्लूजन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. बेशक कर दें ताकि कोई गलती इम्कान ना रहे, आपके ख्याल में स्टैंडर्ड लिविंग ज़्यादा बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, आप कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं. एवरीवन क्लियर जी? अब जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग. आई एम ग्लैड इट्स अ स्मॉल डेटा रिस्पॉन्स, सब आपके सामने है. पहले ढूंढें 4 मार्क्स के लिए किस तरह एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, जो ब्राज़ील का कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसकी बेस पे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको पढ़ते नजर आ रहे हैं. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिमेंबर इट हैज टू पार्ट्स, क्वांटिटेटिव यानी जीडीपी वगैरह का बढ़ना, रियल जीडीपी का, और दूसरा क्वालिटेटिव, एजुकेशन, हेल्थ, यू नो और इन्वायरमेंटल हालात, ठीक है, वो सारा कुछ आपको इस पे जज करना है. तसल्ली से देखो मेरे बच्चों, इजी पेपर है अगेन, सो इट मीन्स सेक्शन एज आर बिकमिंग easier. Yes, take a minute, take a beat, कोई मसला नहीं है. बोले बोले शाबाश. जी ठीक है. कोटिंग द फिगर्स ऑलवेज हेल्प. अब इसको जरा स्टैंडर्ड लिविंग से लिंक करो. व्हेन पीपल्स इनकम्स विल राइज, दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन. क्वालिटेटिव तरफ ले जाओ, थोड़ा सा क्वालिटेटिव तरफ ले जाइए, दोबारा बोलिए. Education and healthcare, which will increase their standards of living because there'll be greater years of schooling. HDI को माइंड में लाएं, higher literacy and lower death rates. ठीक हो गया? Good enough. अब थोड़ा सा और भी देख लें, कुछ और भी क्वांटिटेटिव दिया हुआ है. Someone else pick it now. जी मेरा बेटा. बिल्कुल, इनकम गैप्स आर आल्सो क्वालिटेटिव, बिल्कुल सही कह रहे हो. पीपीपी को क्वांटिटेटिव में रख सकते हो, और क्योंकि ये रियल जीडीपी था तो इससे भी आप फर्दर रेफरेंस ले सकते थे. बिल्कुल, जीनी कोएफिशिएंट इज अ क्वालिटेटिव इंडिकेटर ऑफ इनकम इक्वालिटी. गुड. अब जरा देखें और क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ब्राजीलियन कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकते हैं. क्या आ रहा है उनको इसके थ्रू? कम ऑन यार, स्पून फीड ना करवाओ. यस. और साथ में agricultural exports, which will put an injection into which component of what?
वेरी गुड। उससे कौन सा इफेक्ट आएगा, मैं इतनी दफा करवा चुका हूं, अब आप लोगों को रट जाना चाहिए। Multiplier effect and accelerator effect, which again will increase overall real GDP as shown in the data. And again, incomes will rise, again, investments will rise, employment will rise, overall standard of living बेशक क्वांटिटेटिव ज़्यादा लेकिन बढ़ेगा। अब मेरे बच्चों, जी जी जी, बिल्कुल करें, शाबाश, गुड वर्क। उसके बाद सोया एंड बीफ कोट करें, इस तरह की बातें करें। अब मेरे बच्चों, क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा? बहुत कुछ दिया हुआ है इसने। हम्म, शाबाश, बोलते जाएं। हाँ बिल्कुल, एनवायरनमेंट खराब हुई, फ्लड्स आए, मर्करी पॉइजनिंग हुई, डेथ्स हुई। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन विच विल ऐड टू ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन अगेन, फिर रोड बनी, डिफॉरेस्टेशन, इस सब से इनकी CO2 एमिशन ज़्यादा होंगे, कार्बन अब्जॉर्प्शन, ट्रीज कम हो गए हैं। अच्छी तरह आप इसको डेवलप कर सकते हैं। कंक्लूजन दे दो, आपको क्या लगता है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े हैं या किस हिस्से में बढ़े हैं? हम स्टैंडर्ड लिविंग के दो हिस्से बनाते हैं ना, अभी मैंने बताया था। तो किस हिस्से में आपको लगता है बड़े हैं और किस हिस्से में क्वांटिटेटिव में बढ़े हैं और क्वालिटेटिव में कम हुए हैं? एक्सीलेंट, नाउ यू गाइस आर टॉकिंग। मजा आ रहा है क्लास पढ़ाने का। जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, ओनली देन यू फील कि यस इट्स वर्किंग। एनी कंफ्यूजन, मेरे ख्याल में अच्छे बच्चे, लाइक आयशा स्टार्टेड द आंसर इंटीग्रेशन एंड स्टफ, मुझे लगता है आप लोग 15 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर जाओगे, इवन विद CI's एक्सट्रीम हार्श मार्किंग। अभी मार्क्स स्कीम खोलेंगे, थोड़े से आप लोग डिप्रेस होंगे, हमेशा ऐसे होता है, बट डोंट वरी, reasonable answers are given up to 80% marks. 80% marks means you're knocking on a world distinction. So do not think कि मेरे 4 मार्क्स क्यों कटे। खुशी हो, खुश हो इस बात पे कि 16 मार्क्स CI ने दे दिए मुझे। सो सम किड्स वरी अबाउट इवन अ सिंगल मार्क, इट्स अ गुड थिंग। बट मेरा नहीं ख्याल कि आज तक इकोनॉमिक्स के पेपर में 100% मार्क्स आए होंगे। बहुत पुरानी बात है, एक बच्चे की इकोनॉमिक्स में ओ लेवल में डिस्टिंक्शन आई थी, उसके 99% मार्क्स थे, बट जब उसके एक्चुअल मार्क्स देखे थे वो 73% थे। वो ग्रेड थ्रेशोल्ड पे एडजस्ट करके 99 पे खड़ा था या खड़ी थी, जो भी मुझे याद नहीं है। सो समझ रहे हो, ये नहीं मार्क्स देते बच्चों। सो डू नॉट वरी, इसलिए ग्रेड थ्रेशोल्ड नीचे है 60% पे आपका। हाँ, P4 में ज़रा जनरस मार्किंग है। जो मैंने भी पेपर चेक किए अपने रिसेंट कोर्स में, मैंने उनको 45-50% दिए थे और CI ने उनको 55% तक दिए हुए थे। सो देयर वाज अ हायर, easier marking criterion there. Everyone clear? P2 में बहुत बुरे काटे हुए थे। जी मेरे बच्चों, अब मेरे ख्याल में इस पे बाद में आते हैं, इसकी मार्क्स स्कीम पे। जी मेरा बेटा। हाँ, कंक्लूजन में आप ये दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हमेशा कंक्लूजन आप इस तरह ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है ना? अब मेरे बच्चों, लेट्स चेक, क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी से क्वेश्चन आया हुआ है? यस और नो? यस। और क्या लेबर मार्केट, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, उससे भी आया हुआ है? और अब हमें देखने की जरूरत नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर की या ऑब्जेक्टिव्स की, आपके पहले दो ही उसमें से आगे हैं। नाउ चूज वाइजली, कौन सा क्वेश्चन करोगे? आई नो विच वन यूल चूज, बट बता दें। Question number two will be silly to attempt a weird सा question on labor market. So do not think कि जी ये तो, sorry, that's what I'm saying. Question two और बच्चा बोल रहा है, three मैंने कहा कि don't be silly and choose that which is a kind of a difficult question of, मुश्किल वो भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है उसमें मार्क्स स्कोर करना।
टू तो बहुत आउट ऑफ द बुक है, ठीक है। ट्रैफिक कंजेशन इज अ कॉज ऑफ एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। अच्छा बच्चों, सर कामरान ने यहाँ पे negative production externality का बनाया है, which I am unable to understand, but apparently he says Cambridge accepts both. But let's stick to the economic theory. I want to see what the mark scheme is for this. मेरे ख्याल में इसमें कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी बनती है। ट्रैफिक कंजेशन ड्राइवर्स की वजह से होती है, प्रोडक्शन की वजह से नहीं होती। आर यू ऑल फॉलोइंग? तो दिस अ केस ऑफ नेगेटिव कंजम्पशन। हाँ, इसको अगर इस तरह लिंक करें आयशा, फिर मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने और तरीके से किया था, ठीक है। कि जी सोसाइटी को एक्सटर्नल कॉस्ट फेस करनी पड़ रही है ड्राइवर्स की वजह से। वो बात मुझे मजा नहीं आई थी। जी बोले, शाबाश। उन्होंने एक ही बोला है तो हमने एक ही करना है। पॉलिसीज दो उन्होंने बोली, हम तीन कर देते हैं, ठीक है ना। देखो, अगेन व्हेन द क्वेश्चन इज सो क्लियर, आप कौन सा मार्केट फेलियर करोगे? और कर ही नहीं सकते ना। इसमें ना पब्लिक गुड्स हैं, ना मेरिट डीमेरिट गुड्स हैं। कुछ हद तक डीजल पेट्रोल व्हीकल को डीमेरिट गुड्स में लाया जा सकता है। कंजेस्शन की वो बात कर रहा है, उसके रिजल्ट में ऑफ कोर्स फ्यूल बर्न हो रहा है, उसके रिजल्ट में ऑफ कोर्स एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो रही हैं, लेकिन कंजम्पशन की वजह से हो रही है। तो स्टिक टू कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। अगर आप लोगों को बहुत दिल कर रहा है तो प्रोडक्शन का ही बता दें। वो कहते हैं कि सीआई दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करता है, तो ओके। लेट्स नाउ स्टार्ट इट। हम इसको बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो मैं ज़रा मार्क स्कीम ना खोल लें, या एक बार डिस्कशन करना चाहते हैं आप लोग? मार्क स्कीम खोलते हैं, हमने ये बहुत दफ़ा किया हुआ है। इसी बहाने हम सेक्शन ए को भी अपने देख लेते हैं कि जी कितने मार्क्स हमें सीआई देने को तैयार है। अच्छा, मेरे पिछले साल का गेस्ट पेपर विल बी सिमिलर दिस ईयर एज वेल। इफ समबडी वांट्स टू सी, ये लगी हुई है वीडियोस ऑलरेडी, आई कैन मेक अनदर प्लेलिस्ट, बट देयर टू मेनी प्लेलिस्ट नाउ। तो आप ज़रा थोड़ा सा गेस्ट पेपर वहाँ टाइप करेंगे तो आपको ये 5-6 वीडियोस निकल आएंगी। जिनको डायग्राम्स में प्रॉब्लम है, ये 5 वीडियोस ऑल डायग्राम्स कवर कर रही हैं ए टू के। थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करें। मेरा बहुत आजकल सख्त रूटीन है, ऑल्दो इट्स ऑलमोस्ट मे, लेकिन स्कूल्स नहीं जान छोड़ रहे। कहते हैं जी आके बैठे अपने टाइम पे। सो अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी स्टक फॉर टाइम। सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़रा ये देखना शुरू कर दें। अच्छा जी। 25 मार्क्स की। अब आई होप दे हैवंट गिवन सच वियर्ड आंसर्स जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कटें। कटेंगे भी तो स्टिल बहुत अच्छे आ जाएंगे। पहला जी, कांस्टेंट प्राइसेस। इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। द टोटल आउटपुट फ्रॉम विद इन अ कंट्री, बेसिक सी डेफिनेशन का एक मार्क दे दिया उसने जीडीपी का। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट तरफ जाता है रादर देन मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि वो भी आउटपुट है, लेकिन आप जरा आउटपुट का वर्ड लिख दीजिएगा, दे गेट हैप्पियर विद देयर टर्म्स। Constant prices means changes in prices are taken into account, right? Which allows for measurement of real change in output, right? Easier comparison of GDP. Yes, we covered it. कोई confusion यहाँ बच्चों? Horizontal integration definition plus benefit one, लेकिन benefit अच्छा explain हुआ। Vertical integration definition plus benefit one, अच्छे बच्चे के 7 out of 7. Let's move on. Describe how market structure in which individual farmers operate is likely to differ from the market structure in which the commodity traders operate. Farmers, monopolistic competition, one mark. Many sellers, similar products, no barriers to entry, price makers, हमने ये सब कवर किया। Oligopoly, a few sellers, barriers to entry हैं, बड़ा मुश्किल है उन लार्ज 4 फर्म्स के मुकाबले में खड़ा होना। प्राइस मेकर्स हैं, प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। सिंपल, इजी 6 मार्क्स। समझ आया? कंपैरिजन देखिए आपने बताना है, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो। अब जिस पे मुझे मेन इंटरेस्ट है वो ये है, डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैंने कहा था ज़रूर दीजिएगा। दिस इज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। 2 मार्क्स तो यहीं आ गए। डेटा इंटरप्रिटेशन 4 मार्क्स मैक्स। डेटा फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
अच्छा, इसमें कंक्लूजन था गुड हमने दे दिया। इंक्रीज इन जीडीपी, जैसे अयान ने बताया, दोनों फिगर्स कोट हुए। कैन कोट द चेंजेस इन लार्ज एक्सपोर्ट्स, हमने ये भी किया। वो यहीं पर रुक गया, हमने तो उससे बहुत ज़्यादा लिखा था और बड़ा डिटेल में। तो ऑल मार्क्स सोफा। Data for reduction in standard living, agricultural, mining, oil degradation of rainforest, environmental pollution from mining, flooding from burst dams. उठा उठा के लिखते जाओ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिविंग से लिंक करते जाओ। बट नो मेंशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, एजुकेशन हेल्थ का। अच्छा, उसने कहा जी ये मिसिंग है। ये अगर इस तरह करें तो उसकी भी टू, लेकिन आपके मार्क्स पूरे हैं। 2 2 2 6। एक उसने अल्टरनेटिव दिया कि जी डेटा ज़रा इनसफिशिएंट है, मुझे एजुकेशन हेल्थ के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन 6 मार्क्स उसने फिर भी दे दिए, विच इज रिक्वायर्ड। कंक्लूजन, द डेटा इज मिक्स्ड विद सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव पॉइंट्स, बट देयर इज नीड फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ डेटा टू मेक। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक मार्क कटेगा। हमने डेफिनेटिव जजमेंट दे दी थी, वो कहता है जी डेटा पूरा नहीं है, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, हमें मजीद डेटा चाहिए। चलें जी, एक मार्क कट भी गया। बाकी हमारे हमने 19 सही अटैम्प्ट कर दिए हैं। अच्छे बच्चों के 17 18 आ जाएंगे इवन ऑन दिस सीआई मार्क स्कीम। स्टिल 2 मार्क्स क्यों काट रहा हूँ, 17 क्यों कह रहा हूँ? उनके एग्जामिनर्स फर्दर टैक्स लेते हैं आपसे 1 2 मार्क्स का। लेट्स नाउ मूव ऑन टू ट्रैफिक कंजेस्शन। सबसे पहले ऑफ कोर्स उसने खुद ही एलोकेटिव इनएफिशिएंसी बोल दिया है, तो हमने मार्केट फेलियर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन वुड रिलेट टू एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। Market failure can be explained by defining allocative efficiency, वही रोज वाला, and linking this to the requirement to allocate resources to maximize consumer satisfaction। MSC, MSB, MCR, वो कहता है कोई एक भी कर दो मैं मार्क दे दूंगा। हम तीनों करते हैं। याद है डायग्राम डिमांड सप्लाई वाला बेसिक? एनीवन नॉट क्लियर ऑन दिस? Negative externalities occur when consumption use of a good produces a cost to society which is greater than the that received by individual consumer. Yes, marginal private benefit is greater than marginal social benefit. There is something described as negative spillover effect. Negative externality leads to an overproduction of good. अच्छा सर, कामरान इज राइट एज वेल। यहाँ पे कॉस्ट टू सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों एंगल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। एहतियातन दोनों कर दें, आपने एक ही बार पेपर देना है। नेगेटिव कंजम्पशन भी और नेगेटिव प्रोडक्शन भी। उसमें जैसे आयशा ने कहा था वो लिंक भी ठीक है कि जी केमिकल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ट्रक्स की वजह से ज़्यादा कंजेशन होती है, फर्म्स के प्रोडक्शन की वजह से भी होती है। तो नाउ आई सी वाई इज सेइंग इस तरह। ही इज वेरी एक्सपीरियंस विद कैम्ब्रिज, सो लेट्स टेक हिज वर्ड। और यहाँ नजर भी आ रहा है। एनीवन कंफ्यूज्ड हियर? ओके जी। अब उनके हिसाब से जब भी यूज ऑफ एयर ट्रैवल, यूज ऑफ डीजल पेट्रोल व्हीकल्स, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप कंजम्पशन एंगल से करो तब भी मार्क मिलते हैं, प्रोडक्शन एंगल से करो तब भी मार्क मिलते हैं। आई वाज वंडरिंग व्हाई इज ही टेकिंग प्रोडक्शन एंगल। आप एहतियातन ले लिया करें कि बिकॉज ऑफ मोर कार्स बीइंग ऑन द रोड मींस मोर प्रोडक्शन विल टेक प्लेस एज वेल। कुछ लिंक बना के, या जैसे आयशा के मुझे पसंद आया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स एंड रॉ मटेरियल्स, उससे भी ट्रक्स की कंजेशन। अब आपने अच्छी तरह बताना है कि जी कंजेशन की वजह से क्या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आ रही हैं। बेटे क्या मसला होता है जब हम ट्रैफिक में स्टक होते हैं, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी क्या होते हैं? शाबाश। ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश। रोड कंजेशन खुद एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, क्योंकि ड्राइवर्स अपना बेनिफिट देख रहा होता है। क्या हम रिवर्स करके निकल जाते हैं कि यार नहीं, कंजेशन में इजाफा नहीं करते, हमने पहुंचना है अपने स्कूल, अपने काम पे। तो प्राइवेट बेनिफिट हमारा ज़्यादा होता है, सोसाइटी का बेनिफिट कम होता है। सोसाइटी को धुआं पैदा हो रहा होता है, कंजेशन की वजह से डिलेज इन ट्रैवल टाइम हो रहे होते हैं, पेट्रोल सबका यूज़ हो रहा होता है। हम कभी किसी की वरी करते हैं कि उनका पेट्रोल ख़राब हो रहा है? अपनी अनोयंस को देख रहे होते हैं, उनकी नहीं। समझ रहे हैं? तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी विल लीड टू एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ द गुड। अच्छा, सही कह रहे हैं वो। अच्छा, ओवर प्रोडक्शन या ओवर कंजम्पशन दोनों एक ही बात है, दोनों बना दें बच्चों, बिकॉज एक ही बार पेपर देना है। आपको कंजम्पशन लगे तब भी प्रोडक्शन साथ बना दिया करो, ठीक है? और आई वुड से प्रोडक्शन लगे साथ कंजम्पशन भी, तो इस तरह 2 मार्केट फेलियर भी कवर हो जाएंगे। इनकी मार्क स्कीम 2 4 ही होती है। आई होप यू नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। अब जी गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करे?
यूज टू करेक्ट द ओवर कंजम्पशन, अब यहाँ कंजम्पशन क्या है तो चले, टू इनेबल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड, forms of government intervention might include the use of subsidies for consumers to move to alternative forms of transport like bus travel, स्पेशली जैसे इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह हमारे मुल्क में भी आ गई हैं, या गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड कर दे अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मेथड्स। और हमारे दो फेवरेट तो हैं ही सही, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, नज थ्योरी यानी अवेयरनेस कैंपेन्स। तो आप ये दो करें, एक आधा सब्सिडी कर दें कि जी अल्टरनेटिव के लिए करें, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। Clearly labeled accurate diagram can be used to show the impact of negative externality on the level of output and the welfare change। दोनों बना दें कंजम्पशन प्रोडक्शन के, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, दोनों में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हम कर रहे होते हैं। Does anyone want me to redraw those diagrams? Please be very open. Good, thank you. Who are you? तलाल आरिफ, ओके ओके। ज़रा आया करें मेरे बेटे, क्लासेस में कुछ लर्निंग हो जाती है। आपका ग्रुप बहुत ही फर्स्ट दिस मच नॉन सीरियस बैरियर टाउन स्कूल ग्रुप बच्चे सारे काबिल हो, ग्रेड फिर भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप क्लासेस रेगुलरली लो। जी मेरा बेटा, ये मैं बना रहा हूँ नेगेटिव प्रोडक्शन का, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, खाली प्राइस लेके चलता है, सी बी साथ कर लें तो परफेक्ट हो जाता है। तो जी डिमांड कर्व इसको हम लिखेंगे नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के अंदर। देखो ना, यही तो इकोनॉमिक थ्योरी का मलिया मेट हो रहा है, बट कोई मसला नहीं जी, अभी फ़िलहाल हम कंजम्पशन को कंसिडर नहीं करें। तो ये सोशल बेनिफिट कर्व है। सप्लाई ऑन द अदर हैंड इज जस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम, ओवर प्रोडक्शन नज़र आ जाएगी। और फिर जब एक्सटर्नल कॉस्ट हम शामिल करेंगे, पोल्यूशन, कंजेस्शन, रोड नॉइज, इन्वायरमेंटल डैमेज, तो अब ये बन जाएगा सोशल कॉस्ट, यानी एम पी सी प्लस एम ई सी। अब जी इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम पे आ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, ऑप्टिमम पे आ जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, उसने एक जगह पे ओवर प्रोडक्शन बोला तो हम वो कर देते हैं। Vertical distance is the marginal external cost. This is the deadweight loss. AEOEM. We've done it so many times. तलाल क्लियर हो गया? अब जी नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, जो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक थ्योरी साफ साफ ये कहती है, लेकिन चले हम करते हैं। अब देखो, अगेन इकोनॉमिक थ्योरी से हम क्लैश करेंगे जैसे भी हम डायग्राम ये बनाएंगे। अब हम प्रोडक्शन को कह रहे हैं जी कि उसकी एक्सटर्नलिटीज को हम कंसिडर नहीं कर रहे, विच इज द राइट थ्योरी, बट ये सोशल कॉस्ट बन गया। डिमांड ऑन द अदर हैंड इज प्राइवेट बेनिफिट ड्राइवर्स आर नॉट कंसिडरिंग how they're harming the environment, causing congestion, noise, annoyance, petrol consumption, all of that means too much is being consumed, price market, quantity market, ये ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, सोसाइटी का बेनिफिट कम हो रहा है। रोड पे ट्रैफिक की वजह से स्कूल टाइम पे, छुट्टी टाइम पे सोसाइटी कितनी तंग होती है। तो अब ये बन गया जी सोशल बेनिफिट। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, सोशल को ऊपर कर देते हैं, प्राइवेट को नीचे, बेटे नहीं, कम करवानी है ना। तो ये आपकी ऑप्टिमम प्राइस, ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम एंड ऑप्टिमम क्वांटिटी, ओवर कंजम्पशन हो गई, गड़बड़ हुई रिसोर्स एलोकेटिव में। एमएसबी बनाया, इस ब्रैकेट में लिखें एमपीबी माइनस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। तो दोनों में हमने एक्सटर्नलिटी दिखा दी है। और अब आप बेशक नई वाले पे कर दें, एक्स एंड वाई आपका डेड वेट लॉस। एवरीवन शुड बी क्रिस्टल क्लियर, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अ लाइफ सेवर। मुझे बता दें, 5 तक एमसीक्यूज इसमें आते हैं, 20 मार्क का इसका क्वेश्चन आता है इंशाल्लाह। तो 25 तो यहीं पे आ गए 60 में से, क्या चाहिए? यस मेरा बेटा। Oh, nothing. Then it'll become like an O level diagram. Oof, see, I will cut marks like a butcher. इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है, मैं दोबारा बनाता हूँ। नहीं, लिखना है बेटे, लिखना है, या कम से कम एक्सप्लेनेशन में बताना है।
क्या मसला है, लिख दें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, चार ही तो डायग्राम है। एक प्रोडक्शन की नेगेटिव, एक प्रोडक्शन की पॉजिटिव, एक कंजम्पशन की नेगेटिव। रूबा आप कह रही हैं आप जैसे बच्चे को तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप हमेशा सही लेवल करते हो। ओके जी। एनीवन स्टिल स्ट्रगलिंग और इवन स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन? हाँ, 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 हाँ। हाँ, मार्जिनल सोशल कॉस्ट ये होगी और बेनिफिट उससे ज़्यादा होगा, इसलिए मार्केट फेल हो रही थी क्योंकि प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा था सोशल कॉस्ट से। समझ रहे हैं? सोशल बेनिफिट से, सॉरी। समझ आ गया बच्चे कि नहीं? ओके, यू नॉट अफर्मिंग और डिनाइंग। चलें आयशा, आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना ताकि बाकी कंफ्यूज ना हो। ये हो गया जी हमारा बेसिकली। अब हम इंटरवेंशन करेंगे। Diagram could show the market equilibrium point, which does not take into account the existence of negative consumption externality. इसमें बड़ा सही लिख रहे हैं कंजम्पशन के बारे में, कहीं प्रोडक्शन की बात कर देते हैं। सो लेट्स मेक बोथ। अब डायग्राम में बी रीड्रॉन, इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं, वही नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी वाला एग्जैक्ट सेम डायग्राम दोबारा बनता है, बस सप्लाई प्लस टैक्स कर दीजिएगा। और रेफरेंस टू डायग्राम एंड आउटकम्स इट इलस्ट्रेट्स इज मेड इन द टेक्स्ट। ऊपर नहीं भी करते, टेक्स्ट में कम से कम बता दें। एवरीवन क्लियर? लेकिन क्यों गवर्नमेंट नाकाम होगी? नॉर्मल हमारी वैल्यूएशन सब्सिडी दे रही है जी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट वगैरह को, ये जो ई बसेस वगैरह हैं। लेकिन मुश्किल है कि कितनी सब्सिडी दें, एक्सटर्नल कॉस्ट को मेजर करना, बेनिफिट को इस केस में मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉस्टली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वैल्यू जजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी कितनी सब्सिडी देनी है। कंज्यूमर डिमांड फॉर अल्टरनेटिव्स में भी लो, क्योंकि वो उस पॉलिसी को ले रहा था, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, वो बिल्कुल सही जाएगा। कंज्यूमर डिमांड फॉर अल्टरनेटिव may be low due to reluctance to price inelasticity है। चलिए inelastic डिमांड जी, या क्रॉस elasticity काम है between private transport and public transport. Everybody loves to travel in their own cars. Impact on price and output in some circumstances may take a long time to become effective. Advertisement ठीक है ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स, ये जो हमने नज थ्योरी यूज़ करनी है, इज़ ऑफन कॉस्टली, हमेशा सर्टन भी नहीं होता। क्या ये सफिशेंटली परसुएसिव थी? क्या करेक्ट लेवल पे आएगी? लॉन्ग रन में जाके आएगी? पब्लिक सेक्टर प्रोविजन का अगर आपने यूज़ किया तो वो महंगी है, लेस एफिशिएंट है। तो जो भी आप करेंगे एक्सेप्ट ऑल वैलिड रिस्पॉन्स, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, नज थ्योरी यानी एडवर्टाइजमेंट, ये करें। ऑल गुड। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? ऑल राइट जी, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और करेंगे हम कल। वेज वाला मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लगता बड़ा मुश्किल है कि चीफ एग्जीक्यूटिव इतना क्यों कमा रहा है, 100 टाइम्स ग्रेटर देन द एवरेज वेज ऑफ देयर एम्प्लॉइज। इकोनॉमिक थ्योरी इज वेरी क्लियर, डिमांड साइड सप्लाई साइड वेज डिफरेंशियल। फिर वैल्यूएशन में हो सकता है ये मोनोपोली कंपनी हो, जान के वेज दबाई हुई हो लोअर वर्कर्स की। हो सकता है कि, चलिए कल सारा कुछ इंशाल्लाह करते हैं, अभी बहुत डिटेल हो जाएगी। Assess how economic theory can account for this variation. Economic theory is crystal clear. Supply side wage differentials, training periods, experience, और ये सारा कुछ एनालिसिस में आ जाएगा। फिर डिमांड साइड एमआरपी बहुत ज़्यादा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव्स का, एक एक डील से लाखों डॉलर अर्न करके दे रहे होते हैं फर्म्स को। तो जाहिर बात है एवरेज वेज ऑफ लोअर एम्प्लॉयज़ की तो वो कम ही होगी ना, उनका तो एमआरपी ही बहुत थोड़ा है। हमने इसमें बड़ा पूरा लेबर मार्केट का चैप्टर डिफरेंशियल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। जी मेरा बेटा। नहीं, एज़ सच मार्केट फेलियर यहाँ पे वो नहीं है, मोनोपोली वगैरह कुछ ट्रेड यूनियंस कुछ भी नहीं, ठीक है ना? वो हम इवैल्यूएशन में ले जाएँगे कि हो सकता है मोनोपोली फर्म हो, इसलिए एग्ज़ीक्यूटिव्स को बहुत दे रही है, नीचे वालों को कम दे रही है, नो अदर बाइंग हायरिंग ऑप्शन है। या फिर ट्रेड यूनियंस नहीं है इसमें, वीक ट्रेड यूनियन है, जो कि वेज नहीं बढ़ा पा रही एवरेज वेज ऑफ एम्प्लॉइज़ को। लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी तो क्लियर है ना, इसमें पॉसिबल इवैल्यूएशन हम कर देंगे, बहुत थोड़े पॉइंट्स मिलेंगे इवैल्यूएशन के इसके अंदर। और उसके बाद जी, हाँ, एमआरपी मेजर करना बड़ा मुश्किल है ना जी, स्पेशली अगर ये सर्विस इंडस्ट्री थी, तो एवरेज वर्कर का कितना एमआरपी है वो मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टीचर का एमआरपी कैसे आप मैनेज करोगे?
जब तक रिजल्ट्स आते हैं तब तक 2 साल वो तनख्वाह ले चुका होता है। फॉलो कर रहे हैं? तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसको हम कल इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। लेट्स सी मैक्रो। पिछले क्वेश्चन का उल्टा। इवैल्यूएट द इफेक्ट्स ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन द अचीवमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ अ कंट्री। उसमें उसने राइज कहा था, और इस दफ़ा हम सीआई रेफरेंस से करेंगे। जो उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे उनको इंक्लूड करेंगे, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट देंगे। आखिरी क्वेश्चन तो आई थिंक इट्स हलवा। ये मैंने अपने पास्ट पे दिया था, अपना सिटी स्कूल को तो कम से कम यही दिया था। इवेल्युएट वेदर द प्रेजेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन लो इनकम कंट्रीज इज ऑलवेज बेनिफिशियल। उसमें क्या था कि डज इट ऑलवेज कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। वहाँ बच्चों ने मार्क्स कुछ लूज किए थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल को करते रहे सब बच्चे, पोटेंशियल की बात नहीं की थी। यार ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल ग्रोथ भी तो आएगी ना। वहाँ बच्चों के मार्क्स कुछ लूज हुए थे। सो एवरी वन क्लियर? सी सेक्शन भी कुछ नोट कर रहे हैं? अपना वेरिएंट देख के सुकून आ रहा है थोड़ा सा कि कितना इजी क्वेश्चंस है। गुड किड्स शुड गेट 45 प्लस। मेरे कुछ बच्चों के 47 तक भी आए हुए हैं पिछले साल। मेरे ख्याल में 50 प्लस पे जब बच्चा चला जाता है उसकी डिस्टिंक्शन आ जाती है, बिकॉज इससे ऊपर मार्क्स सीआई कभी नहीं देता। एवरीवन क्लियर जी? ऑल राइट, लेट्स क्लोज द क्लास, क्लोज द